अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा बेटा, ऐसा है कि अभी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में से एटॉमिक स्पेक्ट्रम करवाऊंगा और एक दो दिन के अंदर अंदर जो प्रीवियस लेक्चर में मिसिंग चीज़ें हैं वो उसके साथ साथ टेस्ट की डिस्कशंस भी करवाता जाऊंगा। तो सेकंड लास्ट हमारा लेक्चर है उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। जी बेटा, करें स्टार्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा बेटा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसके अंदर हमें हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा और इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है वैसे। चले जी जल्दी से हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। प्यारे बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोग किसी भी जगह से जो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन के दौरान लाइट एमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मदद से हम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब इसमें तीन तरह के बेसिकली स्पेक्ट्रम है, लेकिन उससे पहले हम लोग जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली वेवलेंथ और उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट या अब्जॉर्ब होती है उसके ज़रिए जो एटम की मतलब स्ट्रक्चर को स्टडी है। सिंपली एक मिनट, सॉरी बेटा, ये आपके सिलेबस में शामिल, चले मैं बता देता हूँ। ले जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द स्टडी ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब बाय द एटम। यानी कि वो जो रेडिएशन एमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है, सिंपली इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ से आप देखें स्पेक्ट्रम, set of all the wavelength of electromagnetic radiation emitted or absorbed by the substance is simply known as spectrum। और स्पेक्ट्रम्स की टाइप के अंदर यहाँ से आपका एमडी कैट जो है वो स्टार्ट होता है। स्पेक्ट्रम की बेसिक टाइप्स तीन है, एटॉमिक, बैंड और कंटिन्यूस। एटॉमिक के अंदर हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है। फिर इसी तरह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ले जी, इसमें हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को डिटेल से समझते हैं। बेटा, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को डिटेल से समझने के लिए ये वैल्यूज़ का आपको याद रखना ज़रूरी है। ये बार बार यूज़ होनी है, मैंने इसलिए इसको एक ही दफ़ा बना लेता हूँ। अच्छा बेटा, जैसे जैसे हमारे पास गौर से सुनिएगा कि हम लोग न्यूक्लियस के अगर करीब रहते हैं, मसलन ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, इसके जितने करीब होंगे हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम ये नहीं कहेंगे उतनी ज़्यादा है। यानी कि अब आप देखें, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है वो हायर स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता जाएगा ये हायर स्टेट में चलता जाएगा। अब हाइड्रोजन के लिए हमारे पास एक ही उसका रेडियाई है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो इनफाइनाइट है। लेकिन स्टेबल एनर्जी स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन है, जिसको आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल बोल सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो लोअर स्टेट से किसी भी हायर स्टेट में चला जाता है। इसको हम लोग नॉर्मली एक्साइटेशन कहते हैं और थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद डी एक्साइट होता है। अब बेटा, डी एक्साइटेशन के दौरान वो कोई ना कोई लाइट को अमिट करता है। अब जो लाइट अमिट करता है हाइड्रोजन जो है वो, याद रखें कहाँ से शुरू होती हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी। यानी कि डी एक्साइटेशन के दौरान जो हमें रेडिएशन मिलती है वो आईआर से लेके यूवी तक है। अब बेटा एक और चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ उसने लाइट की अमिट करनी है
उस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का ताल्लुक डिफरेंस ऑफ एनर्जी के साथ है। अब वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो जितना बड़ा होगा उससे निकलने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इससे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लिहाजा दो शेल्स के दरमियान एनर्जी गैप जितना बड़ा होगा हमारे पास जो वेवलेंथ है जो निकलेगी वो उतनी स्मॉल होगी। यार ये ग्लास देना पानी धो के ज़रा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप है ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होती जाएगी। अब बेटा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में जाता है, मसलन वो 1 से उठ के 6th में चला गया। अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो 1 से 6 में गया तो 6 से डायरेक्ट 1 में नहीं आएगा, ये इम्कान है भी और नहीं भी है। अब वो 6 से पहले 5 में और फिर 5 से 4 में और फिर 4 से 3 में आ सकता है, या डायरेक्ट 6 से 1 में भी आ सकता है। तो लिहाजा ये तमाम इम्कानात जो हैं वो मुमकिन है कि हायर स्टेट से वो डायरेक्ट ग्राउंड में आ जाए या हायर से स्टेप बाय स्टेप वो आ जाए। तो लिहाजा हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से स्टेप बाय स्टेप या मतलब 6 से 5 में आता है, 6 से 4 में आता है, 2 में आता है, तो हर एक का डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप जो है वो डिफरेंट है। तो लिहाजा जितना बड़ा डिफरेंट ऑफ एनर्जी गैप होगा उतनी शॉर्टर वेवलेंथ निकलेगी, और शॉर्टर वेवलेंथ हमारी जो है वो सबसे वो यूवी की है। अब देखिए यूवी रेडिएशंस निकालने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए, और फिर जो हमारे पास इंफ्रारेड है उसके लिए जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप है मिनिमम होना चाहिए। बस ये बात याद रखें। अब एक्चुअली हमारे पास कुछ जो सीरीज़ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारे पास किसी भी शेल से, देखिए किसी भी शेल से अगर आप फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो उसको क्या बोलते हो? लेमन सीरीज। और फिर इसी तरह किसी भी शेल से दूसरे में आ जाए तो उसे बाल्मर बोलते हैं। फिर इसी तरह किसी भी शेल में तीसरे में यानी कि पास्टन में आ जाए तो इसे हम लोग तीसरे शेल में आ जाए तो इसे पास्टन बोलते हैं। लेकिन इसकी डिटेल जो है वो बेटा मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ले जी एमडी कैट के हवाले से लेमन सीरीज़ के अंदर ध्यान से देखिए कि किसी भी शेल से पहले में जब आते हैं तो हमारे पास इसको लेमन कहते हैं, और इसमें पहली बात कि जो रेडिएशन एमिट होती है वो यूवी होती है। अब यूवी इवन डैट एक बच्चा के एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहले में आ रहा है फिर भी यूवी निकलेगी, इवन डैट दूसरे से पहले में फिर भी यूवी निकलेगी। इसकी वजह यह है कि हमारे पास पहले और दूसरे शेल का जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि कंपैरेटिवली पहले और दूसरे का सबसे ज़्यादा होता है, और फिर दूसरे और तीसरे का जैसे जैसे ऊपर जाते जाते एनर्जी गैप कम होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी गैप है वो पहले और दूसरे का ही है। इवन डैट आप दूसरे से पहले में आए तो वो इतना एनर्जी गैप ज़रूर है कि वहाँ से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी। तो लेमन सीरीज़ के अंदर पहली बात याद रखें कि जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो यूवी में होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसमें ये जो रिलेशन आप यूज़ करते हैं 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1 स्केयर माइनस n स्केयर 1/n स्केयर। अब n की वैल्यू नंबर ऑफ शेल्स दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, अप टू इनफाइनाइट किसी भी शेल से फर्स्ट में आ सकते हैं। फिर बेटा इसका रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ के हवाले से। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो तरह के रेडिएशंस हैं, अगर दूसरे से पहले में आते हैं तो लेमन की जो वेवलेंथ निकलेगी वो मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी? जी बेटा, अगर आप दूसरे से ना 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 बेटा दूसरे से पहले में आएंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि एनर्जी गैप यहाँ पर दो तरह का है। एक देखे दूसरे से पहले में आए तो ये एनर्जी गैप जो कि आपके पास E2 माइनस E1 है। एक है इनफाइनाइट से पहले में आए, तो जब आप इनफाइनाइट से पहले में आएंगे तो ये एनर्जी गैप कंपैरेटिवली बड़ा है। तो जितना बड़ा एनर्जी गैप होगा उसके क्रॉस निकलने वाली वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होगी। तो अब आप देखें मिनिमम वेवलेंथ के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ से जंप करवाना होगा? शाबाश, मिनिमम वेवलेंथ के लिए इनफाइनाइट से।
तो इसका मतलब n की जगह अगर आप इनफाइनाइट पुट कर करते तो इससे निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो लैम्डा मिनिमम होगी। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ। यानी कि अगर आप इसकी जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1/, लैम्डा मिनिमम यह आ जाएगा RH, क्योंकि 1/, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 1 स्क्वायर ऑफ RH आ जाएगा। तो लिहाजा हम लोग 1/, RH या इसकी जो वेवलेंथ है वो सिंपली 91 नैनोमीटर लेमन मिनिमम की याद रखें। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आप n स्क्वायर ऑफ RH रख लें। अगर आप मिनिमम वेवलेंथ किसी भी की मतलब याद रखने के लिए लेमन मिनिमम कह लें, बाल्मर मिनिमम कह लें, पास्टन मिनिमम कह लें, ये 5 सीरीज़ हैं। इन पांचों सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए अभी इलेक्ट्रॉन को हमेशा इन्फिनिटी से ही उधर आना होगा। जैसे बाल्मर की भी अगर मिनिमम निकालनी होगी तो इन्फिनिटी से दूसरे में आएंगे। तो जब भी मिनिमम वेवलेंथ की बात आएगी तो आपके दिमाग में जो हायर स्टेट है वो इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे? शाबाश, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए कहाँ से कहाँ पर आना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे करीब। तो इसका मतलब है सबसे करीब इसके कौन सा है भला? सबसे करीब सेकंड है। तो अगर आप सेकंड से फर्स्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगी वो मिनिमम के बजाय मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसी तरह ये इसका शॉर्टकट रिलेशन भी है, इसको भी यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। 4/3RH, ये शॉर्टकट को यूज़ करने के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह बाल्मर जी, फिर इसी तरह बाल्मर जो है वो याद रखें ये विजिबल में होती है, ये बड़ी अहम है। बाल्मर सीरीज़ विजिबल में है। अब अगर ये विजिबल में है तो विजिबल की दो बड़ी अहम बातें हैं, ब्लू लाइट और रेड लाइट। अब देखिए बाल्मर ब्लू के लिए हमें कहाँ से कहाँ पर आना चाहिए? मतलब देखिए ना, विजिबल लाइट में एक ब्लू लाइट मिनिमम वेवलेंथ है और रेड लाइट एक्चुअली मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ब्लू लाइट एमिट करनी है तो ब्लू लाइट के लिए कहाँ से दूसरे शेल में आना पड़ेगा जी? ब्लू लाइट एमिट करवाना चाहते हैं तो क्या करें? इनफाइनाइट से किधर आएंगे बाल्मर के लिए? दूसरे। वेरी गुड। देखिए अगर आप इनफाइनाइट से दूसरे शेल में आते हैं, यानी कि इनफाइनाइट -E2 कर लें, तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप है इसके क्रॉस जो वेवलेंथ एमिट होगी वो ब्लू लाइट की होगी। फिर इसी तरह रेड लाइट के लिए जो करीब तरीन शेल है, यानी कि तीसरे से जब दूसरे में आएंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप कम से कम होगा और उससे निकलने वाली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो बाल्मर मिनिमम और बाल्मर मैक्सिमम के लिए आप देखें कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए हमें वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनफाइनाइट टू सेकंड शेल। इनफाइनाइट टू सेकंड शेल से मुराद क्या है कि आपके पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप इसके क्रॉस जो है वो मैक्सिमम होगा और इससे निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो स्मॉलेस्ट होगी। और जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है वो 365 है। नॉर्मली हम लोग 400 to 700 नैनोमीटर लेते हैं, लेकिन याद रखें इंडिगो वायलेट इसकी जो वेवलेंथ है वो 365 से अप्रॉक्सीमेटली शुरू होती है। फिर इसी तरह मिनिमम वेवलेंथ के लिए n स्क्वायर ऑफ RH भी यूज़ किया जा सकता है, वेयर n जो है वो शेल है जहाँ पर आपने जाना है, यानी कि यहाँ पर बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 हो सकती है। तो शॉर्टकट रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको याद रखें कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए n स्क्वायर ऑफ RH। अब n बाल्मर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर 4/RH सिंपली आ जाएगा। सही। फिर इसी तरह मैक्सिमम वेवलेंथ भी निकाली जा सकती है। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपको तीसरे शेल से दूसरे में आना पड़ेगा और 656 नैनोमीटर ये अप्रॉक्सीमेटली रेड की वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये बड़े अहम MD कैट के हवाले से क्वेश्चन है। मतलब आमतौर पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है बाल्मर सीरीज़ किस में पाई जाती है? ऑब्वियसली विजिबल, और विजिबल में दो बातें बड़ी अहम है, रेड और ब्लू। रेड के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ पे आना चाहिए और ब्लू में कहाँ से कहाँ पर आना चाहिए, ये बात याद हो। और फिर इनकी वैल्यूज़ भी निकालनी आती हों कि जैसे मिनिमम के लिए n स्क्वायर ऑफ RH और मैक्सिमम के लिए आप ना भी करें ना तो वैसे मैक्सिमम के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट रिलेशन नहीं भी याद तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर लें। मसलन आप इसी रिलेशन को सॉल्व कर लें
तो आप देखें यहाँ से इस रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो 36 डिवाइडेड बाय 5 RH आ जाएगी। बजाय ये कि आप शॉर्टकट याद रखें, आप ये एक फार्मूला याद रखें, इसी को सॉल्व कर लें। यानी कि ये तो वैल्यू ऑब्वियसली रहेगी 2, n की वैल्यू 3 से लेके इन्फिनिटी हो सकती है। अब आपने क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो फिर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपको n की वैल्यू करीब तरीन शेल जो है वो तीसरा है, तो इसलिए n की वैल्यू 3 पुट करके हम मैक्सिमम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि फ़िज़िक्स में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट याद करने के बजाय उनको ड्राइव करना सीखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लें जी बेटा, ये आपके पास स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं। 750 से लेके आपके पास आलमोस्ट 380 तक होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली 400 टू 700 कंसिडर कर रहे होते हैं। पास्टन सीरीज़ क्या है कि ये सबसे पहले ये है कि आप कहीं से भी तीसरे शेल में आए, यानी कि जहाँ से मर्ज़ी आप थर्ड शेल में आ जाएं, तो उससे जो सीरीज़ बनती है वो बेसिकली इंफ्रारेड होती है, और इंफ्रारेड जो है वो बेसिकली पास्टन सीरीज़ कहलाएगी। तो पास्टन सीरीज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आएगी। अब यहाँ पर बेटा अगेन दो बातें हैं पास्टन में भी, मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ। अब मिनिमम वेवलेंथ हमेशा निकलेगी इन्फिनिटी से जब आप आएंगे क्रॉसपोंडिंग शेल में। अब पास्टन का मतलब तीसरा, तो इन्फिनिटी से जब आप तीसरे में आएंगे तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू n स्केयर ऑफ RH, वेयर n की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। 3 का स्केयर करेंगे तो 9 ओवर RH आ जाएगी। फिर इसी तरह जी मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आप चौथे से तीसरे शेल में आए तो मैक्सिमम वेवलेंथ है, अगेन आप इस n की जगह 4 लिख दें और इसकी जगह 3 लिख के सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर ऑप्शंस में यूँ दिया होगा 140 ओवर, इस तरह कम दिया होता है, मतलब फ्रैक्शन में। ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर जो है वो आपको ऑप्शन में इस तरह का मिल जाएगा। फिर इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़ भी इंफ्रारेड में है, जहाँ से मर्जी चौथे शेल में आ जाएं तो आपके पास ब्रैकेट सीरीज़ है। फिर इसकी मिनिमम के लिए इन्फिनिटी से चौथे शेल में आए और मैक्सिमम के लिए आपको 5 में से चौथे में आना होगा। लास्ट में पी फंड है, पी फंड भी इंफ्रारेड में है और पी फंड के लिए आपको 5वें शेल में आना पड़ेगा किसी भी हायर शेल से। अगेन इसकी मिनिमम वेवलेंथ के लिए आपको आना पड़ेगा इन्फिनिटी से 5वें में और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपको छठे से 5वें में आना होगा। बेटा ये तो थी आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की बातें। इसमें टोटल 15 टू 20 MCQs बनते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस टॉपिक में से एक ज़रूर क्वेश्चन आता है जिसमें हर सीरीज़ की एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, रटा नहीं लगाना चाहिए, हर दफ़ा आपको वो ड्राइव करनी आनी चाहिए। तो 5 सीरीज़ है, 5 की मैक्सिमम और 5 की मिनिमम, टोटल 10 MCQs ये बन जाते हैं। फिर दूसरा ये कि हर स्पेक्ट्रम जैसे बाल्मर विजिबल में है, लेमन यूवी में है, बाकी तीनों IR में है, 5 ये क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर बाल्मर रेड और बाल्मर ब्लू ये बड़ी अहम है। तो टोटल 17 से 20 तरह के MCQs हैं जो इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। जी मैं वो भी बता देता हूँ, बाल्मर सीरीज़ की लिमिटिंग लाइन, ठीक है मैं बता देता हूँ। अभी वो मैं यहाँ पे बेटा इफ़ एन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम 1 to 5, यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में आ रहा है 5वें शेल से। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती हैं? देखिए इसके लिए आप जब 5वें में से पहले में आते हैं तो 5वें में से जब पहले में आएंगे तो 5वें में से चौथे में आ सकते हैं, फिर चौथे से तीसरे में, यानी कि एक लाइन कब निकलेगी जब 5 में से चौथे में आएंगे तो 1 लाइन निकलेगी, फिर 4 to 3 आएंगे तो 1 आएगी, फिर 3 to 1 आएंगे तो फिर 1 लाइन, फिर 2 to 1 आएंगे तो फिर 1 लाइन आ जाएगी। फिर इसी तरह डायरेक्ट 5 से 1 में भी आ सकते हैं, फिर 5 से 2 में आके 1 में आ सकते हो। तो इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए एक सिंपल शॉर्टकट रिलेशन है जिसमें n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, n यहाँ पर हम लोग वो शेल है जहाँ से आपने आना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे n की जगह 5 लिख लें, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 10 नंबर ऑफ लाइंस आ जाती हैं। आपने क्या सवाल किया था, ज़रा दोबारा पूछिएगा। लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज़ की लिमिटिंग लाइंस वो सारों की आप कर सकते हैं, मैं एक मिनट बताता हूँ ज़रा।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन? जी देखिए, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? एम वी आर बराबर है एन टाइम्स ऑफ एच ओवर 2 पाई। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू 1 आ जाएगी एच ओवर 2 पाई, और थर्ड के लिए ये आ जाएगी। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर इससे कैंसिल होकर 1:3 आ जाएगी। तो राइट आंसर विल बी 1:3। ले बेटा मुझे, हाँ जी, मैं वापस आता हूँ और आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, और फिर इसके बाद बड़ी अहम है एनर्जीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, बस ये सवाल बहुत दफ़ा आए हुए हैं, फिर लास्ट में इसको समराइज़ भी करते हैं। लें जी बेटा, मैं आपको वो सवाल का जवाब भी देता हूँ जी। ये 2 मिनट की ब्रेक लेना। अच्छा बच्चों, अभी एक बेटे ने क्वेश्चन किया था, लिमिटिंग किसकी बात कर रहे थे? बाल्मर की कि उसकी लेमन की? बाल्मर की सर। वो तो यार आप खुद निकाल नहीं लोगे, बस उसमें वैल्यूज ही पुट करनी है 1 ओवर लेमडा के अंदर। क्या ख्याल है कि निकाल दूं? वो वैल्यूज पुट करके आपने सॉल्व करना है, मतलब उसमें अगर वो फर्स्ट लिमिटिंग लाइन, सेकंड लिमिटिंग लाइन, उसमें सारी पॉसिबल बन सकती हैं। जैसे वो तीसरे से दूसरे में आ रहा है, चौथे से दूसरे में आ रहा है, तो इस तरह उसके क्रॉस वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। ले जी बेटा, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है उसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 EV है। जी बेटा, सर बच्चे कह रहे हैं कि आप निकलवा दें, बाकी की हम फिर खुद कर लेंगे। चले मैं निकलवा देता हूँ, मैं इसको कंप्लीट करके उधर चला जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें E0 बराबर है -13.6 EV, ठीक है। -13.6 EV ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। फिर इसी तरह हम लोग किसी भी शेल की एनर्जी को फाइंड करने के लिए En बराबर है -E0/n² यूज़ कर सकते हैं, वेयर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू कुछ भी हो सकती है। मसलन n की जगह अगर आप 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट किसी तरह 2, इस तरह सो ऑन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेटा इसकी वैल्यूज़ को याद रखें कि हमें इसकी वैल्यूज़ को जो याद रखना है वो एक्चुअली याद रखना है फ्रैक्शन के अंदर, यानी कि ग्राउंड स्टेट -13.6 EV। फिर इसी तरह इससे ऊपर जो है ये आ जाएगी -3.4 EV। फिर इससे ऊपर -1.5 EV। फिर इससे ऊपर -0.85 EV, और फिर इससे ऊपर -0.54 EV, और लास्ट में जाके इसकी जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। आप जैसे जैसे लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जा रहे हैं, वो जो हमारी एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है? जी जैसे जैसे ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जा रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाती हैं, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी? यस, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जा रहे हैं इट विल बी अ लेस नेगेटिव, और जब वो लेस नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ओवरऑल एनर्जी में इजाफा हो रहा है, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे फर्स्ट सेल की आयोनाइजेशन एनर्जी है +13.6 EV, सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी है +3.4 EV। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, यानी कि सबसे मुश्किल है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना फ्रॉम फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल है, तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट शेल की +13.6 है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हमारी वो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। तो लिहाजा एक चीज़ का ख्याल रखें
कि एक है टोटल एनर्जी जो कि सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी है, जो कि नीचे से ऊपर जाते हुए वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ड हो रही होती है। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से क्या मुराद है? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से मुराद एन की क्या वैल्यू लेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से क्या मुराद है जी? आप फर्स्ट एक्साइटेशन से क्या मुराद होगी? ये देखिए, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन यानी कि पहले शेल से दूसरे शेल में आए, तो ये ज़रा ख्याल रखें कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से मुराद है योर इलेक्ट्रॉन इज़ इन सेकंड ऑर्बिट। आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाए तो इसे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं, यानी कि पहले से दूसरे में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आप फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होगा जी? तीसरे शेल। बस ये इस चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। पहला शेल में इलेक्ट्रॉन जाए तो उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है योर इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड शेल। इसी तरह थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा योर इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम वन, मतलब ग्राउंड स्टेट से आपने जो है वो इसी तरह जाना, यानी कि अगर सेकंड की बात करेगा तो सेकंड का मतलब थर्ड शेल की बात करेंगे हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब है हमें जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी चाहिए, हमने कहाँ से कहाँ पे जाना है? पहले से एक्चुअली किस में जाना है? थर्ड में। तो इसके लिए E3 माइनस E1 करेंगे। E3 आपके पास यानी कि ये 3 आ जाएगा, ये 2 और ये 1, ये 4 5 इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा, इसके लिए दो तरीके। यहाँ तो आप क्या करें, माइनस 1.5 EV को माइनस इंटू माइनस 13.6 EV कर दें, तो माइनस 1.5 EV प्लस 13.6 EV। इसका जब डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 12.1 EV। तो बाज़ का इस सवाल को उल्ट भी पूछ लेता है, यानी कि अगर वो कहता है कि हमारे पास एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 12.1 EV है, तो अगर 12.1 EV का एक फोटोन आप भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से कौन से शेल में जाएगा, इसका उल्ट भी पूछ सकता है। तो आप देखें कि हमारे पास तीसरे शेल का पहले शेल का जो फ़र्क है वो हमारे पास 12.1 EV का है, और अगर 12.1 EV देते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से तीसरे शेल में चला जाएगा, या इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, उसमें पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक देखें कोई बात पूछनी हो? अच्छा बेटा, इसमें बाज़ औक़ात इस तरह भी कह सकता है कि एक हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर हमने उसमें से जो लाइट निकल रही है उसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो 13.6 EV की होगी, और फिर इस तरह आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन जी बेटा जी, हमारे पास जल्दी से मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी शेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी शेल में जो टोटल एनर्जी है ना वो आपके सामने लिखी हुई है जो आपने फाइंड आउट की है। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं जल्दी से आपको बता दूं। किसी भी शेल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मसलन इस वाले पहले शेल में पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ माइनस 13.6 EV। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 27.2 EV नेगेटिव में आएगी। तो इसका मतलब किसी भी शेल के अंदर अगर आप खाली पोटेंशियल एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो जो उसमें टोटल एनर्जी है उसको नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 13.6 इज़ अ टोटल एनर्जी, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज़ माइनस 27.2 EV। ऑब्वियसली टोटल एनर्जी का जो डबल है वो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव में। ऑब्वियसली जब नेगेटिव में है तो ये स्मॉल वैल्यू होगी,
और ये आपके पास ऑब्वियसली लार्ज है। तो इसको पहले याद करें, मैं फिर आपको ये टेबल सारा बताऊंगा। याद रखें कि पहली बात उर्दू में लिख लें कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी शेल में मौजूद जो टोटल एनर्जी है उसका 2 टाइम्स होगी, लेकिन वो ऑब्वियसली नेगेटिव में होगी। अब इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि दूसरे शेल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपको दूसरे शेल की टोटल एनर्जी पता होती है। वो टोटल एनर्जी है -3.4। अब उसमें से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप 3.4 को 2 से ज़रब दे दें नेगेटिव में, तो ये गालबन आपके पास 6.8 नेगेटिव में आ जाएगा। तो लिहाजा पहली बात आपने ये पल्ले बांध लेनी है कि किसी भी शेल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होगा। ये बात क्लियर है बेटा? आगे चले। अब है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दो चीज़ों को ऐड करें ना, जैसे टोटल एनर्जी जो है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो आपको समझ आ गई कि ये 2 टाइम्स होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, जो भी वैल्यू लिखी हो, जैसे -13.6 लिखी हुई है, इसको प्लस कर लें तो +13.6 कर लें, तो जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस में कंसिडर कर लें तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे पहले शेल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? शाबाश, पहले शेल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? शाबाश बोलो बेटा, नहीं समझ आई बोलें। पहले शेल की काइनेटिक एनर्जी कितनी निकालोगे? 15 बेटा ये देखो, पहले शेल की जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 है। इसको प्लस कंसिडर कर लें, तो अगर आप इसको प्लस कंसिडर कर लें तो ये इसकी फर्स्ट शेल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी मैं पहले बता चुका हूँ कि वो 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी होती है 27.2 EV। इसको सॉल्व करेंगे तो देखना आपके पास अगेन -13.6 EV आ जाता है। तो किस्सा मुख्तसर, ये दो बातें बहुत अहम और बहुत आसान है याद रखने के लिए कि टोटल एनर्जी आप सब स्टूडेंट्स को याद होती हैं। किसी भी शेल की जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 है। फिर ये आपको याद, ये जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा ये चारों वैल्यूज़ याद हों। अब वो किसी भी शेल की टोटल एनर्जी कहेगा तो वो तो ये आपके पास गिवन है। अब अगर वो पोटेंशियल कहेगा तो किसी भी शेल की जो वैल्यू उसको 2 से ज़रब दे दे, मसलन तीसरे की कहते हैं, तीसरे शेल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो तीसरे शेल की टोटल एनर्जी -1.5 है, इसको 2 से ज़रब कर दें तो 3 आ जाती है। तो तीसरे शेल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -3 EV आ जाएगी। अब इस तीसरे शेल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो माइनस में वैल्यू दी है -1.5, इसको प्लस में कंसिडर कर लें, वो आ जाएगी +1.5, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी +1.5 आ जाएगी। फिर आप टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जैसे इस शेल की, तीसरे शेल की -3 EV है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी +1.5 है। जैसे अगर आप टोटल एनर्जी तीसरे शेल की निकालना चाहते हैं तो वो देखिए आप पोटेंशियल एनर्जी तीसरे शेल की जमा काइनेटिक एनर्जी तीसरे शेल की। अब आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया कि टोटल एनर्जी का डबल कर दें, जैसे ये -1.5 है तो उसका डबल करें तो -3 EV आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जितनी है उसको प्लस कंसिडर कर लें। तो MD कैट में ये बड़ा कमाल का शॉर्ट टर्म है कि इसमें आप जब इसको सॉल्व करोगे -3 में से -1.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अगेन इसका आंसर जो है वो -1.5 EV आ जाता है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी बस आपको याद हो, सारी बातें आपसे क्लियर हो जाएंगी। टोटल एनर्जी का पता है, टोटल एनर्जी को क्या करें, प्लस में ले लें तो वो काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी का आप 2 से ज़रब दे दें नेगेटिव के साथ, वो पोटेंशियल एनर्जी है। उन दोनों को माइनस कर देंगे तो ओबियसली वही आंसर आ जाता है जो आपने पहले लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे जो हमारी दूसरी बड़ी अहम बात है एनर्जीज के बाद, अब हम तरतीब से चलते हैं इस टेबल के मुताबिक। इसमें पूरी जितनी भी क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई हैं, समराइज़ की हैं। देखिए रेडियस ऑफ द शेल जो है उसके लिए किसी भी शेल का रेडियस होता है n²(r1). n यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स को शो करता है। इस तरह सीक्वेंस बनेगी, पहला शेल अगर ये है तो दूसरा शेल 4 टाइम्स ऑफ r1, तीसरा 9 टाइम्स ऑफ r1,
इसी तरह 16 टाइम्स ऑफ R1, इस तरह सीक्वेंस बनती है। अब इसमें अक्सर पूछ लेता है कि पहले के मुकाबले में तीसरा शेल कितने गुना बड़ा है, तो पहले के मुकाबले में तीसरा शेल जो है वो 9 टाइम्स ग्रेटर है। फिर इसी तरह 16 टाइम्स, ये आपको याद होनी चाहिए बातें। फिर दूसरा बेटा, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं कंसेक्टिव दो शेल्स के दरमियान एक तो एनर्जी गैप तो कम हो रहा होता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कंसेक्टिव जो दो शेल्स होते हैं उनके दरमियान रेडियस का गैप क्या एक जैसा यूनिफॉर्म रहता है कि वो चेंज होता है? मसलन हर जगह पे यूनिफॉर्म रहेगा कि चेंज होगा? बोलें, दो शेल्स के दरमियान जो गैप है वो क्या डिस्टेंस के वाले से भी सेम रहेगा कि चेंज होगा? देखो बेटा, अगर इन दोनों को माइनस करें तो इसके दरमियान 4 है, इसके दरमियान देखें 5 है, तो इसमें जो फ़र्क है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो लिहाजा कंसेक्टिव दो शेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी एक जैसा नहीं होता, वो भी डिफरेंट होता है। तो लिहाजा जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं एनर्जी गैप्स कम हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा होता है, इसका ख्याल रखिएगा। फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, तो फिर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। हायर टू लोअर जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा। यानी कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कंसेक्टिव दो शेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। यानी कि पहले दो शेल्स के दरमियान डिफरेंस कम होता है, दूसरे और तीसरे में और ज़्यादा होता है, तीसरे और चौथे में और ज़्यादा होता है। इसी तरह नीचे से ऊपर जाते हुए आप याद रखें, और ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका उल्ट हो जाएगा। जी बेटा, यहाँ तक कोई बात? मैंने अभी तक 3 बातें की हैं, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और रेडियस। यहाँ पे कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। नहीं जी, आगे वेलोसिटी। आपको पहले शेल की वेलोसिटी याद अगर हो तो आप किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पहले शेल की वेलोसिटी में 10⁻⁶ आता है, इधर पता नहीं मेरे ख्याल से 2.3 या 2.1 है। पता है पहले शेल की वेलोसिटी क्या है जी? 2.6 वो देख लेना। 2.6 इंटू 10⁻⁴ क्या है? 6 10⁻⁶। तो पहले शेल की वेलोसिटी पता हो तो आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हायर स्टेट में जाएगा, जैसे n की जगह 2, 3 बढ़ाते जाएं तो वैसे वैसे ऊपर वाले शेल में जाते जाएं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस शेल में होगी जी? इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज्ड होगी, ठीक है। फिर मोमेंटम इतना अहम नहीं है, क्योंकि मोमेंटम एक्चुअली मास इनटू वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी का बिहेवियर है वही मोमेंटम का बिहेवियर है, यानी कि वेलोसिटी को m से मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम का भी वही बिहेवियर है। एंगुलर मोमेंटम एक है लीनियर मोमेंटम है mv, जो कि आपको पता है वेलोसिटी का तो पता है vn है, vn बराबर है v1/n। तो लीनियर मोमेंटम के लिए pn बराबर mv1/n आ जाएगा। फिर इसी तरह एंगुलर मोमेंटम की जगह mvr बराबर n इंटू h/2 आ जाएगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी हम लोग यानी कि लोअर से हायर स्टेट की तरफ जाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो भी वैल्यू होगी उसका प्लस ले लें। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो भी वैल्यू है उसका पॉजिटिव कंसिडर कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे 5वें शेल की अगर एनर्जी जो है वो -0.54 EV है तो इसको प्लस में ले लेंगे तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी शेल की टोटल एनर्जी को 2 से ज़रब दे दें तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह टोटल एनर्जी आप ऑलरेडी बता चुके -E0/n² होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, 3 एनर्जीज बड़ी अहम है, एक है टोटल एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। इसमें बल्कि चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी भी चले ले लें। 4 एनर्जीज के बाद आपको सिर्फ वैल्यू एक ही याद रखनी पड़ती है, सिर्फ एक वैल्यू याद रखे, वो है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जितनी नेगेटिव में है उतनी अगर आप पॉजिटिव में दे दें तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? शाबाश, ग्राउंड स्टेट +13.6। इसी तरह
अगर मैं पूछूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब, हाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब तीसरा शेल, तो बस इसका ख्याल रखना ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है यू आर इन अ थर्ड शेल। तो थर्ड शेल से अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो जितनी यहाँ पर नेगेटिव में होगी अगर आप इसको प्लस में दे दें तो हमारे पास ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। वैसे भी याद रखें फिज़िक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद होती है। देखिए फिज़िक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद ये है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल के ऐसी जगह पर लेके जाना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसी जगह पर लेके जाएं जहाँ पर इस न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे आप अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, वो अट्रैक्शन फोर्स ख़त्म हो जाए। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ख़त्म हो जाए ऐसी जगह पर आपने लेके जाना है, और वो है इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं तो एक्चुअली वहाँ पर हम इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी है। बकाया बेटा बहुत आसान है कि अगर आप देखें इस इलेक्ट्रॉन को, इसको आप इन जर्नल अगर हाइड्रोजन का एटम ना भी समझें, इसको इलेक्ट्रॉन समझें और इसको पॉजिटिव चार्ज समझें, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप इसकी तरफ लेके जाएंगे तो आप देखें कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। और फिर जब इससे दूर लेके जाएंगे तो हमारे पास एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाएं तो आप देखें कि हमें वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। और फिर इसी तरह अगर आप उसको छोड़ दें तो वही जो नेगेटिव चार्ज है वो खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो वो जब नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो लॉस पोटेंशियल गेन काइनेटिक होगा। तो यहाँ से बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जैसे जैसे आप लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड हो रही है। बड़ी अहम बात है, देखो ना ये इलेक्ट्रॉन है, आप ना समझे ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम है, फ़र्ज़ करेगी एक पॉजिटिव चार्ज है कि ये नेगेटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर लेके जाएंगे हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर लेके जाते हैं उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कम होती है। फिर इसी तरह आप इसको रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी कि हायर स्टेट से तीसरे चौथे शेल से टूवर्ड पहले शेल की तरफ आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो बात वही है जो हमने पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है वही आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को जितना दूर लेके जाएंगे एक्चुअली वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा उतना ही हो रहा होगा। और फिर इंडिपेंडेंटली अगर आप उसे छोड़ेंगे तो वो टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर किसी भी शेल में एक्साइटेशन एनर्जी आप निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड्स भी निकाल सकते हैं। जी बेटा आपकी तरफ से कोई सवाल है तो पूछें। नो सर। जी टाइम कितना रह गया? हो गया सर तकरीबन। अच्छा बेटा वो जो शुरू में आपने सवाल किया था उसमें निकालने में क्या इशू है आपको? बाल्मर की लिमिटिंग लाइंस, उसमें देखो यहाँ पर दो वैल्यूज़ तो मैंने निकाली हुई है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाली है। अब इसी फार्मूले में आप देखें अगर तीसरे से दूसरे में आना हो तो आप n की जगह 3 पुट कर दें और उसकी जगह 2 पुट कर दें तो ये सेकंड लिमिटिंग लाइन, इस तरह आप डिफरेंट लाइंस को निकाल सकते हैं। बेटा जी मंडे वाले दिन ज़रा सुनिएगा, मंडे वाले दिन हमारी टेस्ट डिस्कशन है। मंडे वाले दिन हम लोग टेस्ट डिस्कशन करेंगे और मेरे ख्याल गालबन आपका टेस्ट कौन सा अभी हुआ रिसेंटली? टेस्ट नंबर 13 हुआ है ना? यस सर। टेस्ट नंबर 13 की डिस्कशन होगी मंडे वाले दिन। हुआ नहीं है टेस्ट। आज है? कंपोजिंग का मसला था सर, लाइन नहीं थी उस दिन। चलें जी ठीक है। फिर मंडे वाले दिन हम प्रीवियस चैप्टर यानी कि जो पीछे आपका मॉडर्न फिज़िक्स में कुछ पोर्शन रह गया था उसको कर लेंगे,
ठीक है फिर, ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।